स्टूडेंट आप 10th क्लास, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग का जो चैप्टर था नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर आज आपको मिल जाएंगे। आज जो बच्चों हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप एग्जामिनेशन पर्पज से देखें बच्चों तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, लगभग 6-7 नंबर के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज क्या करते हैं बच्चों, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसकी क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, उसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। द स्टेट इज द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये जो स्टेट होता है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है, भावात्मक होता है। विच इज इन द इंटेंजिबल एंड द इनविजिबल कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसा अमूर्त संस्था है जो हमें दिखाई नहीं देता है। द ऑर्गेनाइजेशन विच गिव द कॉन्क्रीट शेप इज कॉल्ड गवर्नमेंट। ये जो संस्था है, इंस्टीट्यूशंस है, वो इसको एक शेप प्रदान करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। एक्सप्रेस एंड द इम्प्लीमेंटेशन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जिसको क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, लागू किया जाता है बच्चों। वी कैन से दैट द गवर्नमेंट इज द ओनली एक्सप्रेशन। ज़्यादातर हमने देखा है कि ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट केवल एक्सप्रेशन देने का ही कार्य करती है और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। और स्टेट के लिए जो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, भावात्मक है, वही ये प्रदान करती है। द स्टेट विद द इमेजिनेशन विदाउट द गवर्नमेंट विद द मेक द एक्सक्यूट लॉ द सर्व टू द पीपल रिसाइडिंग अ कंटेंट टेरिटरी एंड द पनिश टू ब्रिंग द राइट ऑफ पाथ। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बिना स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो भी टेरिटरी है उसके अंदर पनिशेबल है वो देखा जाता है। राइट पाथ, सही रास्ता दिखाने का कार्य करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नई नई गाइडलाइन प्रस्तुत करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी के अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने यहाँ पर सरकार को रन करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं और प्रॉपर वे में उसको चलाने का प्रयास करते हैं। और जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है लॉ से संबंधित, उसे प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। डिफाइनिंग द गवर्नमेंट, कैमर हैज सेड। देखिए, ये डेफिनेशन दी है एक महान, आप कह सकते हैं स्कॉलर हुए हैं गार्नर। इन्होंने कहा है गवर्नमेंट इज द ट्रिब्यूनल और द मशीन। गवर्नमेंट एक ट्रिब्यूनल है और एक मशीन है। बाई विच द पॉलिसी ऑफ द स्टेट आर फाइनलाइज। जो क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी को फाइनलाइज करती है। जनरल इश्यू आर द रेगुलेटेड एंड द कॉमन इंटरेस्ट आर अपग्रेडेड। वे क्या करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वे जो जनरल इश्यू होते हैं उससे संबंधित गाइडलाइन प्रस्तुत कर देते हैं। कॉमन इंटरेस्ट सभी के लिए जो होता है उसको अपग्रेड कर देते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके क्या वर्क है, कैसे चलता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। 3 मेजर पार्ट्स आर द फॉलो। पहला है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये 3 पार्ट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हीं के माध्यम से बच्चों क्या करती है, अपने गवर्नमेंट को रन करती है, सरकार को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेजिस्लेचर की बात कर लेते हैं। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेचर इज द फर्स्ट अमंग द 3 पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, अगर आप तीनों पार्ट्स में देखें तो जो लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, विधानमंडल है, ये हमारा पहला पार्ट होता है। द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेचर इज द इंडियन रूलिंग सिस्टम इज ऑन 2 लेवल्स। और जो फॉर्मेशन है लेजिस्लेचर का वो इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार, रूलिंग सिस्टम के अनुसार 2 लेवल पे इसको तैयार किया जाता है। पहला है यूनियन लेजिस्लेचर, पहला हम यूनियन लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं। सेकंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये दोनों ही जो लेजिस्लेचर हैं उनको हम लोग संसद और पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं बच्चों। देयर इज द प्रोविजन in the Article 79 for the Constitution that the
फेडरल ऑफ इंडिया। देखिए ये जो लेजिस्लेचर की स्थापना है वो हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें आर्टिकल 79 है, उसमें इस चीज़ का प्रावधान किया गया है कि जो इंडिया फेडरेशन स्टेट है, फेडरेशन कंट्री है, उसके अंदर पार्लियामेंट का प्रावधान किया गया है बाय द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। ठीक है, जिसमें क्या होंगे, एक तो राष्ट्रपति होंगे और 2 हाउस होंगे। एंड दी वुड बी द नेम द लोकसभा, और जिसका क्या नाम होगा बच्चों, लोकसभा। लोकसभा किसका नाम होता है, जिसमें क्या होते हैं बच्चों, एक तो प्रेसिडेंट होंगे और 2 हाउस होते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। उसी को हम लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। जो दो हाउसेस कौन कौन सी हैं, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। ओके, दस द कलेक्टिव नेम ऑफ ऑल 3 प्रेसिडेंट्स। ठीक है, ये सभी क्या है, कलेक्टिव हैं किसके, प्रेसिडेंट के। लोकसभा एंड राज्यसभा इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। जो लोकसभा है और राज्यसभा है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है इस चैप्टर में। द स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का क्या स्ट्रक्चर है इसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं। लोकसभा इज द फर्स्ट और लोअर हाउस। लोकसभा हमारा फर्स्ट हाउस होता है और इसको हम लोग लोअर हाउस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लोकसभा को हम लोग फर्स्ट हाउस या लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। इट इज़ कॉल्ड द पॉपुलर हाउस बिकॉज ये इसी नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। इट्स मेंबर आर द डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक। इसके जो मेंबर्स होते हैं बच्चों वो डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा वाज द फिक्स्ड। देखिए जैसा आप सभी जानते हैं, लोकसभा जिसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या क्या है, बिल्कुल फिक्स की गई है, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। 500 इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बट इट वाज द इंक्रीज ऑन द ओकेजन्स। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसमें जो है 500 मेंबर की व्यवस्था की गई है, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है वैसे वैसे क्या किया गया है बच्चों, इनकी संख्या में क्या किया गया है, वृद्धि की गई है अलग अलग ओकेजन्स पे। नाउ इट वाज मेड बाय श्योर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ गोवा। और ये जो प्रावधान है ये इस बात को श्योर किया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है गोवा, दमन एंड दीव 1987 में, दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा कैन बी 552। ठीक है, तो जो मैक्सिमम जो सीट्स हो सकती हैं बच्चों वो 552 होती हैं। 530 मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट द इलेक्टर्स एंड 20 फ्रॉम द यूनियन इलेक्टर्स कुड बी इलेक्टेड बाय देम। देखिए 530 मेंबर्स इसमें तो स्टेट के माध्यम से आते हैं, 20 यूनियन इलेक्शंस के माध्यम से आते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स। ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा लोकसभा है, लोअर हाउस है, उसमें राष्ट्रपति के पास जो नॉमिनेट्स करने की पावर होती है, शक्ति होती है, वो 2 मेंबर्स को होती है। ध्यान रखिएगा, 2 मेंबर्स फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। और वो किस समुदाय के होने चाहिए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी समुदाय के अंतर्गत आने चाहिए। सेकंड, इलेक्शन की बात कर लेते हैं। मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली इन द इलेक्शन इज द बेस्ड द एडल्ट सरफेज। जैसा आप जानते हैं कि जो मेंबर्स लोकसभा के होते हैं उन सभी को डायरेक्टली इलेक्शन के माध्यम से चुना जाता है, और जो इलेक्शन है वो एडल्ट सरफेज यानी कि जो 18 साल से ऊपर वाले लोग हैं उनके माध्यम से इनका चयन किया जाता है। इन इंडिया द 18 ईयर्स ओल्ड पर्सन नाउ द कंसिडर इन द एडल्ट। भारत के अंदर जैसा आप सभी जानते हैं जिनकी उम्र 18 साल है या उससे ऊपर है वे एडल्ट की श्रेणी में आते हैं। ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ लोकसभा आर द केप द सिंगल मेंबरशिप। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा है, उन सभी के पास क्या होती है, सिंगल मेंबरशिप होती है, यानी कि एक क्षेत्र से केवल एक ही व्यक्ति का चयन होगा, एक से अधिक रिप्रेजेंटेटिव का हम चयन नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं पे एक टेरिटरी बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूंसी एक विधानसभा क्षेत्र बनाया गया है, तो वहाँ से केवल एक ही व्यक्ति का चयन किया जाएगा। अब देखते हैं बच्चों एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, कौन कौन से लोग हैं जो इसके मेंबर बन सकते हैं लोकसभा के। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात है कि बच्चों भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड, ही मस्ट हैव कंप्लीट द एज ऑफ 25 ईयर्स। और उसने क्या किया हो,
ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, 25 साल कंप्लीट कर लिए हो। थर्ड, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो किसी भी प्रॉफिटेबल पद पे नहीं होना चाहिए। किसके अंडर में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट, और ना ही किसी स्टेट के प्रॉफिट वाले पद पर होना चाहिए, तभी वो इसका मेंबर बन सकता है। चौथा, ही शुड नॉट बी द बैंकक्रप्ट एंड डिक्लेयर ऑफ द अनसाउंड माइंड बाय द एनी कोर्ट। वो बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, उसने बैंक से कोई घोटाला नहीं किया होना चाहिए, और मेंटली वो बिल्कुल फिट होना चाहिए, पागलपन या दिवालिया नहीं होना चाहिए उसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। टर्म ऑफ लोकसभा। लोकसभा के कौन कौन से टर्म्स हैं इसको देख लेते हैं। द टेनर ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि लोकसभा का जो टेनर होता है वो 5 साल के लिए होता है। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा द प्रीमेच्योरली इट हैड हैपेंड 9 टाइम्स सो 4। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है पूरा होने से पहले भी वो इसको क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है। ऐसा इस प्रकार की जो घटना है वो हमारे देश में 9 टाइम्स हो गई हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल आपको इसको सेशंस के बारे में और बाकी जो टॉपिक्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे। ओके, बाय।